हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS जूम क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान चैप्टर में संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके इसको शुरू करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि संविधान की विशेषता को एक चक्र के रूप में, एक गोलाकार पहिए के रूप में उसके किनारे किनारे संविधान की विशेषताएं को लिखा गया है। हम इसलिए ऐसे चार्ट बना करके लिखे हैं ताकि किसी भी दोस्त को संविधान की विशेषताएं को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से एक एक करके हम बारी बारी से बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो विशेषता है संविधान की वो है कि भारत की जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व में भारतीय जो संविधान है, विश्व में भारत का जो संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें यानी भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद आर्टिकल और 22 भाग और 8 अनुसूची, ये प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ में। तो इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची, ये जब संविधान बनकर तैयार हो गया उसमें इसको शामिल किया गया। अगर वही वर्तमान में अगर पूछें कि अभी कितना अनुच्छेद, अनुसूची और भाग भारतीय संविधान में वर्णित है, तो भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के संशोधन करके उसमें अनुच्छेद, अनुसूची और उसके भाग को बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में अगर हम अनुच्छेद की बात करें प्रेजेंट में, तो वो है अनुच्छेद 465 आर्टिकल और 25 भाग और 12 अनुसूची आप में शामिल है भारतीय संविधान। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद? 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची। अगर वही पहले की बात करेगा कि जब संविधान बना उस समय अनुच्छेद कितना था, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद में विभिन्न विधि व्यवस्थाओं पर संशोधन करके इस अनुच्छेद को, इस भाग को और इस अनुसूची को बढ़ा दिया गया, जो वर्तमान में बढ़ करके 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां सम्मिलित है। तो ये रहा मेरा भारत का जो संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान। दूसरी विशेषता की बात करें तो विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया। आप इसके जस्ट पिछले वाले वीडियोज में आप स्रोत में देखें, विदेशी स्रोत में, कि भारत का जो संविधान है विभिन्न देशों के संविधान से स्रोत के रूप में लेकर के भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों के द्वारा लिया गया, ये भी एक विशेषता है भारतीय संविधान। यानी भारत की जो संविधान का निर्माण हुआ वो विभिन्न देशों के संविधान से स्रोत के रूप में वहाँ की विधि व्यवस्था को भारत के संविधान में शामिल किया गया। जैसे आप अमेरिका से देखिए प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, उसके बाद से राष्ट्रपति इत्यादि। आप इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका भी देखे, उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन भी देखे। तो इस तरीके से अमेरिका से लिया गया, उसमें आयरलैंड से देखिए DPSP लिया गया, नहीं ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची लिया गया। तो विभिन्न देशों से विभिन्न स्रोत के रूप में भारतीय संविधान में वहाँ की विधि व्यवस्थाओं को शामिल किया गया। तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता है, विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया।
तीसरी जो विशेषता है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, नम्यता एवं अनन्यता। आप कठोर भी कह सकते हैं या लचीला भी कह सकते हैं। तो भारत का जो संविधान है न तो कठोर है और न ही लचीला है, ये दोनों का समन्वित रूप है भारतीय संविधान। भारत का जो संविधान है न तो नम्यता है और न अनम्यता है, दोनों का एक समन्वित रूप है, समन्वित रूप है भारतीय संविधान। तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता में आपको क्या मिलेगा कि भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिक प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। और ये जो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी वर्णन किया गया है, भाग 2 और अनुच्छेद या आर्टिकल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो जब आप नागरिकता चैप्टर सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य रूप से इन सभी अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो एकल नागरिकता भारतीय संविधान में भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल किया गया है। उसके बाद की विशेषता की बात करें तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक भारत में अगर वो रहता है और उसकी आयु 18 वर्ष हो गई है तो उसको मतदान करने से रोका नहीं जाएगा। वो मतदान के लिए योग्य है, वो मतदान कर सकता है। और एक बात बता दें इसमें कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे पूछा गया है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी जो उम्र थी पहले 21 वर्ष, यानी पहले 21 वर्ष के जो व्यक्ति होंगे वही मतदान करेंगे, लेकिन इसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा करके इसकी उम्र सीमा को घटा दिया गया, जो 18 वर्ष कर दिया गया। तो किसके द्वारा किया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस 21 वर्ष की उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया कि जो व्यक्ति 18 वर्ष अगर वो उम्र प्राप्त कर लिए हैं तो वो वयस्क मताधिकार के रूप में गिने जाएंगे और वो मतदान करने के लिए स्वतंत्र है, उनको रोका नहीं जाएगा। तो ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार हुआ। इसके बाद हम अगर विशेषता की बात करें तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करें तो भारतीय संविधान एक स्वतंत्र एवं एकीकृत निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है और वो क्रम कौन कौन सा है? तो एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नहीं, यानी भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और ये जो न्यायपालिका है एक क्रम के रूप में भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। जैसे आप सबसे ऊपर अगर न्यायपालिका में देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका आता है हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा आता है हाई कोर्ट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये 3 प्रकार के कोर्ट यानी न्यायपालिका में शामिल है इस भारत देश में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद से हाई कोर्ट, उसके बाद से जिला कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम विशेषता की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली। भारत में जो व्यवस्था है वो संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था भारत में शामिल है। और ये संसदीय शासन व्यवस्था है, इस संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है इसको थोड़ा आप समझेंगे। तो भारतीय संविधान
ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है, जो विधायिका का कार्यपालिका के मध्य समन्वय स्थापित करता है। एक बात समझिएगा कि भारत का जो संविधान है संसदीय शासन प्रणाली है, और ये ब्रिटेन की तरह ही विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय स्थापित करता है। ये संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन और विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक दूसरे के बीच समन्वय स्थापित करता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में ये समन्वय स्थापित करता है संसदीय न्यायपालिका। इसके बाद हम विशेषता की बात करें तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में आपका जो बात वर्णन किया गया है वो है सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की बात करता है और असंवैधानिक जो तत्व है उस पर रोक लगाता है। उसी के माध्यम से आपको इसमें बातें जानना आवश्यक होगा। तो संसदीय संप्रभुता एवं इसके बीच न्यायिक जो सर्वोच्चता में समन्वय है, इसको देखेंगे तो ये जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है या संसदीय प्रणाली है भारत, वो ब्रिटेन से भिन्न है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संसदीय प्रणाली से भिन्न है। यहाँ पे देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपनी न्यायिक समीक्षा शक्तियों के माध्यम से वो असंवैधानिक तत्वों को या विधि को व्यवस्थाओं को अस्वीकार कर देता। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है अपनी समीक्षा न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से वो असंवैधानिक कानूनों पर रोक लगा देता है। ठीक उसी प्रकार से संसद संविधान के भाग में वो संशोधन कर सकता है। नहीं, इसे सर्वोच्च न्यायालय वो अपना न्यायिक समीक्षा के शक्तियों के माध्यम से वो जो संविधान के अनुरूप नहीं है उसको अस्वीकार कर देता है, उसको नहीं मानता है, ये संविधान के अनुसार नहीं है। और ठीक उसी प्रकार से संसद भी वो संविधान के किसी भी भाग में वो नया कानून बना सकता है या पुरानी विधि में संशोधन कर सकता है। कौन? संसद। तो इसमें मुख्य रूप से यही बातें वो शामिल किया। इसके बाद से अगर हम मूल अधिकार और मूल कर्तव्य राज्य के डीपीएसपी की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। और जो मूल कर्तव्य है ये भारतीय संविधान में पहले से वर्णित नहीं था, इसको भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया मूल कर्तव्य को। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया भारतीय संविधान में। और ये भारत के संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल कितना 51 का क और भाग 4 के क में ये शामिल है, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये पहले से शामिल नहीं था मूल कर्तव्य, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, जो अनुच्छेद 51 के क में शामिल है और ये भाग 4 के क में इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद हम बात करें तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था या विकेंद्रीकृत व्यवस्था। तो इसमें क्या हुआ कि देश में शासन व्यवस्था को आसान बनाने के लिए, सरकार ने क्या किया कि 3 तरह के शासन की व्यवस्था किया, जिसे त्रिस्तरीय शासन के नाम से जाना जाता है। और वो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो है एक केंद्र और दूसरा राज्य एवं तीसरा जो है स्थानीय शासन। ये 3 तरीके से त्रिस्तरीय राज्य का निर्माण हमारे भारतीय संविधान में किया गया, जो शासन को चलाने के लिए आसान,
साबित होता है। इसके बाद हम आपात उपबंध की बात करें तो आपात उपबंध जो है ये भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है। आपात उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है आपात उपबंध। और जो आपात उपबंध है 3 तरीके से लागू किया जा सकता है भारतीय संविधान में। तो 3 तरीके से कौन कौन? पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। और तीसरा जो आपात है वित्तीय आपात। कौन है दोस्तों? वित्तीय आपात। इसका जो आर्टिकल है वो है 360। याद रखेंगे ये तीनों आर्टिकल कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लागू होता है। ये आपात उपबंध रहा। इसके बाद हम बात करें संविधान विशेषता का जो लास्ट विशेषता हमारे माध्यम से, वो है पंथ निरपेक्ष राज्य। इसमें बतलाया गया है कि जो भी व्यवस्था बनाई जाए, कानून बनाई जाए, जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं पेश की जाए, वो धार्मिक आधार पर नहीं होना चाहिए। धर्म के विरुद्ध वो नहीं होना चाहिए। सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और सभी धर्म के वर्गों को जो सरकार की तरफ से योजना आती है उसको आसानी से उपलब्ध कराना चाहिए। सबके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष में कहा गया है। और एक बात और आपको याद होगा, पिछले वीडियोस अगर आप देखे होंगे प्रस्तावना का, कि जो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ये शब्द निकला है, ये प्रस्तावना में 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया प्रस्तावना में, या आप इसे धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो मेरा वीडियो रहा संविधान की विशेषताएं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ एक बात बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।